प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट से आपसे आज राजनीति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे शक्ति की धारणा के संदर्भ में चर्चा करूंगा। राजनीति विज्ञान में जब भी हम इसका अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान को पावर गेम भी कहते हैं, शक्ति का विज्ञान भी कहते हैं। और चाहे कौटिल्य जैसे भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हों या फिर पश्चिमी राजनीतिक विचारक रहे हों, दंड व्यवस्था को, दंड शक्ति को सारे विचारकों ने राजनीति विज्ञान का आधार माना है। कौटिल्य ने कहा भी था कि समस्त सांसारिक जीवन का मूलाधार दंड शक्ति है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए, और यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो इस संबंध में जो तत्व प्रमुख तौर पर उभर कर हमारे सामने आता है वह निश्चित तौर पर शक्ति ही है। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उन्होंने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को ही इसका पर्याय माना था, और बेकर जैसे पश्चिमी विचारकों ने भी कहा कि राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है, यानी कि इसे राजनीति विज्ञान से शक्ति को पृथक या अलग नहीं किया जा सकता। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि इस संबंध में जो मिथ्या विचार यानी कि अनावश्यक विचार, गलत विचार प्रचलित हैं, उन्हें दूर किया जा सके। लॉर्ड एक्टन जैसे विचारक हैं जिनका एक प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। हमारे मन और मस्तिष्क में शक्ति के प्रति एक दुर्भावना को जन्म देती है। वास्तविकता यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है, और शक्ति के बिना किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना हम नहीं कर सकते। केवल शक्ति की अति या शक्ति के दुरुपयोग के साथ ही भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार एक नैतिक धारणा के रूप में सत्यमेव जयते नितांत औचित्यपूर्ण विचार है, जिसको हमारे संविधान में भी मुंडको उपनिषद के इस प्रसिद्ध वाक्य को स्वीकार किया गया है, सत्यमेव जयते। यह एक नितांत औचित्यपूर्ण विचार है और मानवीय जीवन में हमारा आदर्श भी यही होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्य के पीछे शक्ति का बल होने पर ही उसके विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से सत्य और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं, और पास्कल जैसे विचारकों ने इस आधार पर ही न्याय और शक्ति के संयोजन यानी कि समन्वय की आवश्यकता के संदर्भ में अपनी राय प्रकट की थी। लॉसवेल, कैप्लान, इनकी धारणाओं के अंतर्गत शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना गया है। कुछ परिस्थितियों में यह सत्य होता है, लेकिन सारी परिस्थितियों में यह सत्य नहीं हो सकता। शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं,
और अलग अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह में भी पाए जा सकते हैं। हिटलर और चंगेज खां केवल शक्ति के प्रतीक थे, किंतु नेपोलियन और लिंकन आदि में शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन किए जा सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, किंतु उस व्यक्ति का व्यवहार शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के कारण, इसका निर्णय स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें कही जा सकती हैं। पहली बात, राजनीतिक शक्ति को जो धारण करने वाले लोग हैं उनमें उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक होना चाहिए। दूसरी बात है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वाले की बात माननी होती है। और तीसरी, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। अब शक्ति, सत्ता, प्रभाव और चित्तपूर्णता, सामान्य तौर पर इन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है, जबकि इनमें झीना अंतर है, मात्रा का अंतर भी है। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में बहुत अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति, यानी कि जो फोर्स होता है वो सामने प्रकट तौर पर सामने आता है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है जो प्रकट नहीं होती, और बल प्रकट होकर सामने आता है, इसलिए बल प्रकट तत्व है। बल का अर्थ है शास्त्रियों, यानी कि जो आदेश हैं, दंडादेश हैं, सैंक्शंस हैं, उनकी प्रयुक्ति या प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर प्राणदंड तक शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है। राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति दोनों व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति के ही प्रकार हैं, लेकिन इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है, जिसमें सदैव ही शक्ति के अन्य रूप भी शामिल होते हैं, जैसे धन है, शस्त्र सामग्री है, नागरिक सत्ता है, मत पर प्रभाव आदि, ये इसमें शामिल होते हैं। सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व होता है जो सैन्य बल पर आधारित होता है। राजनीति में सैनिक शक्ति का स्थान अत्यंत गौण रहता है, क्योंकि शक्ति वास्तविक बल प्रयोग नहीं है, वरन बल प्रयोग की क्षमता होती है। ऐसे ही शक्ति और प्रभाव में भी कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर भी हैं, असमानताएं भी हैं। जैसे शक्ति और प्रभाव की जब हम समानता की बात करते हैं, तो शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान हैं, तो दूसरी ओर इनमें महत्वपूर्ण असमानताएं भी मौजूद हैं। इन दोनों में अनेक असमानताएं हैं। कुछ लेखकों के अनुसार शक्ति और प्रभाव दोनों ही बौद्धिक एवं संबंधात्मक हैं तथा एक दूसरे को संबल प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली हो पाते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को, यानी कि एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध इनमें होते हैं। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं, और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या राजनीतिक प्रभाव के कारण, यह मालूम करना एक दुष्कर कार्य होता है।
इसका निर्णय तो वास्तव में स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी, उपयोगी भी हो सकते हैं। अब शक्ति और प्रभाव में जहाँ कुछ समानताएं हैं, वहीं असमानताएं भी हैं। शक्ति और प्रभाव में जो भेद है वो मुख्य रूप से है कि शक्ति दमनात्मक होती है, यानी कि दमन की प्रक्रिया पर आधारित होती है, और इसके पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रभाव होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प मौजूद नहीं रहता है। प्रभाव अनुनयपूर्ण होता है, स्वेच्छापूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक होता है, और प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव उसके अनुपालन के संदर्भ में उसकी पालना करने के विषय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं। फिर शक्ति आमतौर पर शक्ति धारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है। उसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरों की इच्छा के विरुद्ध एवं प्रतिरोध के रहते हुए कर सकता है। प्रभाव संबंधात्मक होता है, यानी कि संबंधों पर आधारित होता है, और उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या उसकी स्वीकृति होती है। इसका आशय यह है कि प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। फिर शक्ति को अलोकतांत्रिक माना जाता है। वह प्रतिशक्ति यानी कि काउंटर पावर को आमंत्रित करती है और भय पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः लोकतांत्रिक माना जाता है। इसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। प्रभाव का प्रभाव विचार की समानताओं और मूल्यों की एकरूपता के कारण होता है। फिर अगला अंतर शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति या ताकत के कमजोर होते ही या प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जा सकता। प्रभाव की शक्ति जो होती है वो असीमित होती है, और प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक जो प्रभावित करता है और प्रभावित होता है, इन लोगों के बीच एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। सच्चे रूप में प्रभाव प्राप्त हो जाने पर शक्ति अनावश्यक हो जाती है। फिर शक्ति को सभ्यता एवं संस्कृति के बाहरी तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से किया जा सकता है। उसके प्रयोगकर्ता का स्वरूप प्रायः सुनिश्चित होता है, जबकि प्रभाव प्रायः व्यक्तिगत, अमूर्त और अस्पष्ट होता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति शक्ति के रहते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत अपने पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो उस समय की स्थिति है कि 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक याहिया खां की पूर्वी बंगाल के संबंध में यही स्थिति थी। उन्हें पूर्वी बंगाल के संबंध में केवल शक्ति प्राप्त थी, प्रभाव नहीं। और दूसरी ओर शेख मुजीबुर रहमान को दिसंबर 1971 के पूर्वी बंगाल के संबंध में प्रभाव ही प्राप्त था, शक्ति और सत्ता उन्हें प्राप्त नहीं थी। अतः प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, और शक्ति भी बिना प्रभाव के रह सकती है, लेकिन यह स्थिति साधारणतः लंबे समय तक नहीं रहती। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें 16 दिसंबर 1971 में और इससे पूर्व केवल प्रभाव प्राप्त था, उन्होंने दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के संबंध में शक्ति भी प्राप्त कर ली, क्योंकि सत्ता पर भी, शक्ति पर भी और प्रभाव का तीनों असर उनमें देखने को मिले। ऐसे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं। आप लोगों की जो भी क्वेरी हो
जो भी जिज्ञासा हो, आप सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से रिटन मैसेज करके या सीधे बात करके या आपको जो भी उचित लगे उससे हमसे लगातार संवाद कायम कर सकते हैं। अगले टॉपिक में मैं शक्ति और सत्ता और चित्रपूर्णता की चर्चा करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।